जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास में ललित अपडेट्स शो के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग 23 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो साथ मिलकर के चलते हैं, करते हैं फैक्ट्स का अध्ययन और कुछ ऐसी बातें जो आपको बिल्कुल जाननी ही चाहिए। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी में आप परीक्षा देने वाले हैं, आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो व्यापम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप एसएससी की विभिन्न विधाओं की तैयारी कर रहे हों, रेलवे की, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, या फिर आप रेलवे के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों, आपको करंट अफेयर्स की नीड है ही है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप अगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप एक सामाजिक प्राणी हैं, अगर आप दुनियादारी की बातें करते हैं, सुनते हैं, वाद विवाद में हिस्सा लेते हैं, परिचर्चाओं में हिस्सा लेते हैं, तो आपके जीवन में ये फैक्ट्स हमेशा तरोताज़ा होने चाहिए। और जब आप किसी के सामने तथ्यों के साथ बात करेंगे, जब आप किसी के सामने पूर्ण स्टैट्स के साथ बात करेंगे, तो निश्चित ही आपके बातचीत में दम दिखेगा। आपकी पर्सनालिटी भी दूसरी पर्सनालिटी की तुलना में परिपक्व पर्सनालिटी नज़र आएगी। उसमें किसी भी प्रकार का कुतर्क, जिद, ज़बरदस्तीवाद या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वो कट कॉपी पेस्ट वाला सिद्धांत नहीं चलेगा। इसलिए दैनिक न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर कैसे पढ़े जाते हैं वो भी ध्यान रखिएगा। फिल्टर करके पढ़िए। किसी एक विचारधारा के परसेप्शन में बंद करके आप लोग बातचीत नहीं करें। एक वैकल्पिक जो विचारधारा होती है, जो एक तटस्थ विचारधारा होती है, ऐसे विचारधाराओं के तरह अगर आप रहेंगे तो निश्चित ही बहुत सारे आपके अंदर बदलाव होंगे और समाज में इसके बदलाव देखने को मिलते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स यानी 23 नवंबर की बात करेंगे। एक दिन पुराना ही संपूर्ण घटना होती है। तो जब आप 24 तारीख के वीडियो देखेंगे तो 24 तारीख पूरी बीती नहीं है, तो 23 तारीख तक की संपूर्ण घटना होती है। और जरूरी घटनाएं, देखिए घटनाएं बहुत प्रकार की घटित होती, पूरा एक न्यूज़पेपर भरा पड़ा रहता है। 24 घंटे न्यूज़ चैनल समाचार देते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा भौगोलिकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। प्रदेश की ही अगर सूचनाएं हम देखने लग जाएं तो बहुत बड़ी होती हैं। उनको फिल्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इंटरनेट की सहायता लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी रहती हैं। यहाँ भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन आपको कितनी चीज़ें नोट करनी है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो इसमें पूरा रिसर्च है, कई घंटों का इसमें काम लगता है, तब जाकर के ये रिसर्च पूरी होती है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए और आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। हो सकता है इसमें व्यू की संख्या के आधार पर आप इसका आकलन करते हो, तो व्यू की संख्या के आधार पर कंटेंट का आकलन नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कंटेंट होता है, आप पढ़ेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो कंटेंट आप देख सकते हैं। जैसे देखिए पहली जो घटना है वो अमेरिका के नवनिर्वाचित, क्यों भाई, एक मच्छर ने रंग बदल दिया। आप समझिए, एक मच्छर ने पूरा रंग बदल दिया। खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है, नॉमिनेट किया है, ध्यान रखिएगा, है ना। हालांकि बनेंगे भी वही, लेकिन फिलहाल एक प्रक्रिया होती है, उन्होंने नॉमिनेट किया। मैंने कहा था अमेरिका की पूरी चुनावी व्यवस्था के साथ एक वीडियो लेकर के मैं आऊँगा, तो आप बने रहिए। अमेरिका का जो चुनाव पद्धति है वो जरूर हम सबको समझना चाहिए। इसलिए नहीं समझना चाहिए कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली है या अमेरिका बहुत बड़ा देश है, लेकिन अमेरिका के चुनाव से सभी पूरे विश्व में प्रभाव पड़ता है, सबकी निगाहें रहती हैं। और भारत में भी अमेरिकी चुनाव से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ की दोस्ती, वहाँ की दुश्मनी से अभी भी बहुत प्रकार के परिणाम होते हैं, जहाँ पर हमें इमोशन से हट करके प्रैक्टिकल दुनिया में जीना चाहिए और सबके विषय में जानकारी लेनी चाहिए। चलिए, तो अमेरिका के जो चुनाव हुए उसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
वहां के अरबपति स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। भारत ने 22 नवंबर को प्रशांत महासागर द्वीपीय देशों को हीमोडायलिसिस मशीन और पोर्टेबल आरओ यूनिट की दूसरी खेप भेजी है। भारत भेजने लगा, ध्यान रखिएगा। भारत ने 22 नवंबर की, बदलते हुए भारत की निशानी है। अब बदलते हुए जब भारत की मैं निशानी कह रहा हूं तो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। बदलता हुआ भारत एक दिन में नहीं बदला है। हाँ, इसका माइंडसेट जरूर होता है। कोई लीडरशिप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा करके जाती है, लेकिन यह एक प्रोसेस से हुआ है, यह एक प्रक्रिया से हुआ है। तो जब मैं बदलते हुए भारत की बात कहता हूं तो हम पूरे लोग, पक्ष विपक्ष निष्पक्ष सभी लोग मिल करके बदलते भारत में अपना अपना योगदान, तृणमात्र योगदान दे रहे हैं। तो भारत ने 22 नवंबर को प्रशांत महासागर द्वीपीय देशों को हीमोडायलिसिस मशीन और पोर्टेबल आरओ यूनिट की दूसरी खेप भेजी है। अब जब प्रशांत महाद्वीपीय देशों की बात हो रही है तो अगर मैं सारी डिटेल देने लगूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा करंट अफेयर से। तो ये आपका दायित्व बनता है कि अगर प्रशांत महाद्वीपीय देशों की बात हुई है तो फटाफट आपके नोट्स के बगल में एक ब्लॉक बनना चाहिए और प्रशांत महाद्वीपीय देश कौन कौन से हैं उनकी सूची बन जानी चाहिए। ये आपके ऊपर, ये आपका जो दायित्व है, आपका कर्तव्य है, ठीक है ना, ये आपके ऊपर है। और उसे कमेंट बॉक्स में अगर उसकी पिक भी शेयर कर देंगे या उसके नाम शेयर कर देंगे, दूसरों का भला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की यह मदद FIPIC शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। तो अगर FIPIC है तो इसके बारे में भी आपको, इसके फुल फॉर्म के बारे में, ये कैसा संगठन है, इसके बारे में अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप UPSC और PCS में हैं तो इसके बारे में भी संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU और शिक्षा मंत्रालय के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अनुसार BHU की चिकित्सा विज्ञान संस्थान को सहयोग किया जाएगा। तो ये सुनने वाली चीज़ थी, यहाँ नोट करने वाली कोई चीज़ ऐसी विशेष थी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं, वो करते रहते हैं। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी है। चूंकि वे प्रधानमंत्री हैं, किस पार्टी से हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के बाद का प्रधानमंत्री ही होता है। तो प्रधानमंत्री का यह मन की बात का कौन सा कार्यक्रम है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यह 116वीं कड़ी है, ये ध्यान में रखना है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने बात की थी। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस बार इस महोत्सव में तंजानिया भागीदार देश और ओडिशा भागीदार राज्य होगा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। रिपीट कर लीजिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, कहां होगा? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कब से कब तक होगा? 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक होगा। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इस बार इस महोत्सव में तंजानिया भागीदार देश होगा। कौन? तंजानिया। और कौन सा राज्य? ओडिशा भागीदार राज्य होगा। क्लियर हो गया? तो ये सब नोट करने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कौन? CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिन छात्राओं ने वर्ष 2024 में CBSE बोर्ड से कक्षा 10 उत्तीर्ण की है वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर है। तो ये आपके लिए जानकारी भी हो गई। अगर आपके घर में ऐसे कोई बच्चियां हैं तो उनको आप ये सूचना दे सकते हैं। विवरण, पात्रता शर्तें, ऑनलाइन परीक्षा एप्लीकेशन फॉर्म CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये बात हो गई। अब थोड़ा सा मंकी पॉक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये मंकी पॉक्स का एक जो बहुत बड़ा वायरस या संक्रमण फैला हुआ है, इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र JNCASR, तो इसका अंग्रेजी वर्जन आप लोगों को फुल फॉर्म के रूप में पता होना चाहिए। हिंदी वर्जन है जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो ये आपका टास्क होमवर्क हो गया कि वैज्ञानिकों ने
मंकी पॉक्स का पता लगाने, मंकी पॉक्स एम पॉक्स है ना, पता लगाने और संक्रमण के लिए नैदानिक उपकरण विकसित करने के लिए नया तरीका खोजा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार वैज्ञानिकों ने मंकी पॉक्स वायरस जीनोम के भीतर डीएनए अनुक्रमों की पहचान कर ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 22 नवंबर को नई दिल्ली में जॉब्स एट योर डोर स्टेप नामक रिपोर्ट जारी की है। आम आदमी पार्टी ने नमन ओझा को पंजाब इकाई का, नमन अरोड़ा को, क्षमा करिए, नमन अरोड़ा को पंजाब इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि विधायक अमन शेर कलसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी का डेवलपमेंट है, तो ये आप सुन के रखिए, इसको बहुत नोट करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें बदलती रहती हैं। केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ, ध्यान दीजिए, केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप, बहुत तेजी से चल रहा है ना अपने देश में अडानी अडानी अडानी, तो अडानी से संबंधित कुछ बातें पूछी भी जा सकती हैं। अडानी ग्रुप के साथ 2 प्रमुख परियोजनाओं पर हुआ समझौता रद्द कर दिया है केन्या के राष्ट्रपति। अब यहां पर केन्या के राष्ट्रपति का नाम पता चल गया आपको, कौन है? विलियम रूटो ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में अडानी ग्रुप की परियोजना को रद्द करने की घोषणा करी है। क्लियर हो गया? सुनना है, लिखना नहीं है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, अब जब IFFI 2024 लिखा है तो इसका पूरा नाम आपके नोट्स में सीधे लिख जाना चाहिए कि 55वें संस्करण में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद द्वारा गोवा स्थित फिल्म बाजार में प्रतिभाग किया गया है। इस कड़ी में 22 नवंबर को नॉलेज सीरीज में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई फिल्म नीति 2024 पर चर्चा की गई है। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी, इसके बारे में बीते 2-3 कक्षाओं में मैं लगातार बातचीत आपसे कर रहा हूं। इस फिल्म महोत्सव जो गोवा में चल रहा है, किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किसको क्या किया गया है, आपको पूरी जानकारी मैं दे चुका, तो यहां पर ये बहुत बड़ी जानकारी नहीं है। नवगठित गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन मॉनिटरीज ने प्रधानमंत्री मोदी को वाशिंगटन में वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया, नवगठित गैर सरकारी संगठन, ये सरकारी नहीं है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन मॉनिटरीज, यानी अमेरिका में इंडियन मॉनिटरीज एसोसिएशन है। इसका शुभारंभ 22 नवंबर को मैरीलैंड के स्लिगो स्वेंथडे एडवेंटिस्ट चर्च में किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी को वाशिंगटन में वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? अब प्रधानमंत्री मोदी जी को जो सम्मान मिला है उसके विषय में थोड़ी सी अपन जानकारी साझा करते हैं। इस पहल का उद्देश्य संयुक्त, पहले हम उसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जो एसोसिएशन बना है, इस पहल का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय अमेरिकी प्रवासी समुदाय के अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करना और उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, कौन है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ध्यान रखिएगा, वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार वाशिंगटन एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय और IAM द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इसमें समावेशी विकास और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए उनके प्रयासों को मान्यता दी गई है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मंकी पॉक्स का पता लगाने की बात हो ही गई अपनी, है ना, मंकी पॉक्स की बात अपनी पूरी हो चुकी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हरजीत सिंह बेदी, इसमें थोड़ा सा कलर का इंपैक्ट पड़ गया है तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, हरजीत सिंह बेदी, इनका निधन हो गया है। अब इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं ये हरजीत सिंह बेदी, 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। न्यायमूर्ति बेदी ने 27 जुलाई 1972 को पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल में नामांकन के साथ अपना कानूनी का करियर शुरू किया था। उन्होंने
1983 से 1987 तक पंजाब के उप महाधिवक्ता के रूप में काम किया था। चूंकि अब इनका निधन हुआ है तो इनके बारे में ये कुछ छोटी छोटी जानकारियां अपन को पता हो। वे गुजरात में कथित फर्जी मुठभेड़ों के मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी प्राधिकरण के अध्यक्ष थे। तो गुजरात में कुछ मुठभेड़ हुई थी तो उसके अध्यक्ष थे। तो गुजरात के मामले से संबंधित चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। और इनके बारे में कुछ जानकारी, इन्होंने 1990 में पंजाब के महाधिवक्ता बनने से पहले 1989 तक अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में काम किया। उन्होंने 15 मार्च 1991 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा। अब भारत के पहले संविधान संग्रहालय का जो उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान रखिए 23 नवंबर को भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। इसके विषय में आपको जरूर पता होनी चाहिए। 23 नवंबर 2024 को बहुत महत्वपूर्ण दिन हो चुका है। अब ये भारत का पहला संविधान संग्रहालय, जिसे आप म्यूजियम कहते हैं, और भारत के संविधान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सत्र ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी JGU सोनीपत में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया, किसने आयोजन किया, सोनीपत में हुआ। ये सारी चीज़ें आपके लिए फैक्ट है, डेटा है, और इसे आपको नोट डाउन करना चाहिए, इसे आपको लिखना चाहिए। क्लियर है। यह भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक अनूठी पहल और ऐतिहासिक संस्था है। संविधान संग्रहालय का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित है। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं, कल के नेताओं को भारत के संविधान को ज्ञान के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो हमारे देश के भविष्य को आकार देगा और संचालित करेगा। तो आपको ये फैक्ट्स जरूर नोट करना चाहिए क्योंकि बेहद ज़रूरी है। JGU ने संविधान की समझ को समृद्ध करने के लिए इस संग्रहालय की स्थापना की है, जिसमें विभिन्न अनुभाग इसके महत्व और इसके निर्माण को आकार देने वाली ऐतिहासिक बहसों पर प्रकाश डालते हैं। वर्ष 2024 में संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ का स्मरणोत्सव है। ध्यान रखिएगा 75th वर्षगांठ है, जो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। हमने जो संविधान है वे स्वीकार कब कर लिया था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू करने का निर्णय लिया गया था। जैसा कि आपके इतिहास में पता है कि 26 जनवरी को ही पहली बार स्वतंत्रता के रूप में माना गया था, तो उसको स्मरण करने के लिए 26 जनवरी कर दिया गया था। इस वर्ष पुणे में भारत के पहले संविधान पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। अब यह भी इंपॉर्टेंट हो गया, एक हो गया संविधान का म्यूजियम और एक हो गया संविधान का पार्क। तो इस प्रकार से आपको बहुत सी चीज़ों से एक घटना जोड़ती है। भारतीय संविधान के बारे में मोटी मोटी जानकारियां ले लेते हैं। अगर पूरी जानकारी लेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, वो तो अब आपको एक बार खगाल ही लेना चाहिए। लेकिन जो भारत का संविधान है, अन्य देशों के संविधान से प्रावधान लेकर संविधान का निर्माण किया गया है। कितने देशों से लिया गया है, किन देशों की कौन कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है, ये सब आपको रीड आउट कर लेना है, पढ़ लेना है। संविधान सभा ने इसे लगभग 2 वर्ष और 11 महीने में तैयार किया था। यह लगभग 1,45,000 शब्दों के साथ विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। अभी फिलहाल जो चर्चा में है वो है G20। तो G20 लीडर्स ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 सम्मेलन के लिए एकत्र हुए हैं, जिसमें एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण विषय के अंतर्गत एक सतत समावेशी विश्व को आगे बढ़ाने की G20 की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। हम लोगों ने कल भी चर्चा करी थी इसकी, है ना। इसके अतिरिक्त भारत के प्रधानमंत्री ने सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण पर
G20 सत्र को संबोधित किया है। G20 की मेजबानी वर्ष 2025 में दक्षिण अफ्रीका तथा इसके बाद 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। तो ये दोनों फैक्ट हो गए आपके। अमेरिका को अभी पिछली बार ही शामिल किया गया था और उसको अगली बार मेजबानी करने का मौका मिलेगा। अभी अमेरिका शामिल हो रहा है। G20 रियो डी जेनेरियो नेताओं ने घोषणा पत्र के मुख्य परिणाम देखिए। अधिक अमीरों पर कर लगाना। घोषणा पत्र में अधिक अमीरों पर प्रगतिशील और प्रभावी कर लगाने की वकालत की गई है। कर सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए राजकोषीय संप्रभुता के सम्मान पर बल दिया जाता है। बहुपक्षवाद। घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया प्रशांत जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के बेहतर प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है। ठीक है ना, कि और भी लोग इसमें प्रतिनिधित्व करें। G20 ने भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 मिलियन लोगों को नगद हस्तांतरण और 150 मिलियन बच्चों को स्कूल भोजन उपलब्ध कराना है। सामाजिक समावेशन और डिजिटल विभाजन। सामाजिक समावेशन और डिजिटल विभाजन। नेतागण भुगतान और अवैतनिक देखभाल कार्यों में पुरुषों और महिलाओं दोनों की समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा दोनों लिंगों की भागीदारी को प्रोत्साहन करते हैं। G20 देशों ने डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है, जिसमें वर्ष 2030 तक लैंगिक डिजिटल विभाजन को आधा करना भी शामिल है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने देखिए, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने समावेशी डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI पर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। अब ये G20 के जब सम्मेलन होते हैं तो इसके बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सुन लीजिए, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। PDF में आपको दे ही देता हूँ। PDF के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करना ना भूलें, 7999115405। इस पर अपना नाम, किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं ये जरूर लिखें, और प्रतिदिन करंट अफेयर्स का 8 बजे अपनी डेस्क पर PDF प्राप्त करें। जलवायु कार्यवाही। नेताओं ने कम उत्सर्जन वाली ऊर्जा के लिए समावेशी प्रौद्योगिकी तटस्थ दृष्टिकोण पर जोर दिया। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गतिशीलता कार्य के बल पर स्वागत किया है। उसने स्वैच्छिक आधार पर वर्ष 2040 तक भूमि क्षरण को 50% तक कम करने की G20 की महत्वाकांक्षा की पुनः पुष्टि की, जैसा कि G20 भूमि पहल के तहत प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। वैश्विक व्यापार के बारे में बात करें तो G20 देश के WTO, अब WTO के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, के नियमों और बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के अनुरूप भेदभावपूर्ण हरित आर्थिक नीतियों से बचने पर सहमत हुए। वैश्विक स्वास्थ्य। G20 देशों ने टीकों, चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक न्याय संगत पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय उत्पादन गठबंधन का स्वागत किया है। और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के बारे में बात करते हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के बारे में बात करते हैं। परिचय। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI डिजिटल प्रणालियों का एक समूह है जो देशों को सुरक्षित और कुशल पूर्वक आर्थिक अवसर प्रदान करने और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाता है। DPI पूरी अर्थव्यवस्था को कवर करता है, लोगों को डेटा और धन को उसी तरह जोड़ता है जिस तरह सड़कें और रेलवे लोगों और वस्तुओं को जोड़ते हैं। DPI पारिस्थितिकी तंत्र, लोग, डेटा और धन का एक प्रभावी DPI पारिस्थितिकी तंत्र की नींव बनाते हैं। पहला, डिजिटल ID प्रणाली के माध्यम से लोगों का प्रवाह। दूसरा, वास्तविक समय तीव्र भुगतान प्रणाली के माध्यम से धन का प्रवाह। तीसरा, सहमति आधारित डेटा साझाकरण प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी का प्रवाह, ताकि DPI के लाभों को वास्तविक बनाया जा सके और नागरिकों को डेटा को नियंत्रित करने में वास्तविक क्षमता प्रदान की जा सके। G20 को तो आपको ढंग से पढ़ना है। कब स्थापना हुई, कितने देश पहले शामिल हुए, कब कब कौन कौन से देश जुड़ते रहे, वर्तमान में कितने हैं, ये तो आपको अलग से जोड़ना, अलग से पढ़ना है। एक ये छोटा सा मैप है जिसमें देश दिए हुए हैं। एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक एवं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 1999 में इसको स्थापना किया गया। स्थायी सचिवालय फिलहाल नहीं है। देश 19 हैं और यूरोपियन संघ अलग से है। यूरोपियन EU के जो संघ है, स्थायी देश स्पेन है। एक स्थायी अतिथि देश है जो स्पेन है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होता है।
2023 में भारत में अध्यक्षता हुई थी। थीम था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इस बार कहाँ हो रहा है आपको पता है, ब्राजील के शेरपा। ये G20 देशों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्यवाही एवं कार्यों का समन्वय करते हैं और अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित करते हैं। इसका पूर्व, वर्तमान और भविष्य का समर्थन किया जाता है। कौन कौन से देश हैं? कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, अर्मेनिया है, साउथ अफ्रीका है, इटली है, फ्रांस है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है, जर्मनी है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, इंडिया है, चाइना है, रसिया है, जापान है, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया है, इंडोनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सारे देश हैं, इसको आपको ठीक तरीके से रीड आउट करना है, इसकी स्टडी करनी है। शक्तिशाली G20 देशों में स्वास्थ्य मंत्रियों ने सुरक्षित, किफ़ायती, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी स्वास्थ्य उत्पादों को और प्रौद्योगिकी को अधिक न्याय संगत पहुंचाने को बढ़ावा देने के लिए काम किया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें अपन जानते ही हैं। इसमें और कुछ विशेष, भारत ने नवंबर 2021 में ही गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का अपना लक्ष्य तो भैया उन्होंने हासिल कर लिया है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल, तीसरा वायस ऑफ द ग्लोबल, ये समझना है। भू राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संकट प्रबंधन, ये आपके काम के लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते चले। जलवायु परिवर्तन, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग मॉक पे। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? आपको पता है कहाँ? कुरुक्षेत्र में। कहाँ है कुरुक्षेत्र? हरियाणा में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? अभी एक कमेंटर बनाया गया था, वो कौन थी? मिताली राज, अब हैं झूलन गोस्वामी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जानकारियां जब एकत्र हो जाती हैं तो कन्फ्यूजन भी बढ़ने लगता है। हाल ही में बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये हैं AMM नासिरुद्दीन। ध्यान रखिएगा। हाल ही में ICC ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है? इजराइल के खिलाफ जारी किया है। ठीक है, चलते जाइए। हाल ही में किसने विजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। क्लियर है? चलिए, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार, वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रैपर शुभ है ये। ठीक है, चलते जाइए। हाल ही में किसे दिल्ली सोलर पोर्टल लॉन्च किया है? ये है आतिशी मरलेना। हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सोनीपत में। अभी अभी इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने साझा की है। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? कल भी बात हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में कहाँ अमूर बाज उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया है? मणिपुर में। कई बार बात हो गई। हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? नेपाल। हाल ही में कौन अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? बिहार। हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? न्यूजीलैंड। हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 114वां सदस्य बना है? आर्मेनिया। 104 है ये 104 है, ध्यान रखिएगा। कौन सा है? 104 है। मैंने आपको बोला था इसको ठीक कर लेना, ये 114 नहीं 104 है, आर्मेनिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में किस देश की सेना का? ये तो नेपाल का बात हो ही गई। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाल ही में क्रिएटिव माइंड ऑफ टुमारो पहल के चौथे संस्करण का उद्घाटन गोवा में। खेलो इंडिया बिहार। उद्योग परिवर्तन हेतु नेतृत्व समूह का छठा वार्षिक शिखर सम्मेलन बाकू अजरबैजान, मतलब अभी 3-4 दिन पहले बात ही हुई है। ये बाकू अजरबैजान है ना, इसके बारे में बात हो चुकी है। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए विजन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बिल्कुल क्लियर है, शिक्षा, कौशल विकास और स्थायी आजीविका के माध्यम से वंचित युवाओं को सशक्त बनाना।
डिटेल के लिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जो लोग जिनके पास क्या नहीं है, जिनके पास पीडीएफ नहीं है। बाकी जो लोग हमें व्हाट्सअप करेंगे उनको मैं डायरेक्टली पीडीएफ देता रहूँगा। तो ये आज के करंट अफेयर्स की बात थी। आप लोगों ने बहुत ध्यान से करंट अफेयर्स की क्लास देखी और इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ बने रहिए। डेली 8 बजे करंट अफेयर्स की फिल्टर्ड जानकारी के साथ आपके बीच में मैं आता रहूँगा। पूरी तरह से प्योरीफाइड रहेगा ये, और ये जानकारियाँ आपके लिए इतना फ़ायदेमंद होने वाली हैं कि जब आप 1 महीने के अंत में अपनी नोट्स देखेंगे तो आपके पास पूरी तरह से फाइन, प्योरीफाइड, फिल्टर्ड आपके पास जो डेटाबेस होगा, जो दस्तावेज होगा, वो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। तो ध्यान से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, 100% सफलता मिलती ही है। सपने देखा करो, सच होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।